तो बच्चों अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 7। आपको पता है कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स चल रहा है और बहुत अच्छे से ये कोर्स चल रहा है। आप सब लोगों ने बहुत सारा प्यार भी दिया, सपोर्ट भी दिया। मैं आप लोगों से बस एक चीज कहूंगा, अगर ये कोर्स आपको समझ में आ रहा है, एक स्टैंडर्ड लेवल की आपको पढ़ाई मिल रही है, तो आप इसको अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को बताइए कि हाँ एएलपी टेक्नीशियन का बेसिक साइंस का कोर्स कहाँ पर सबसे बेस्ट है ना। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग आज यूनिट 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है और इस यूनिट 7 का नाम है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग इसमें जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट होते हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट हो, कूलाम वाला हो, उनको पढ़ेंगे, है ना। तो आज से हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने जा रहे हैं, उसको समझेंगे। तो बच्चों बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 7 है और इसमें हम लोग 3 चैप्टर पढ़ेंगे और यही 3 चैप्टर आते हैं आपके एग्जाम में। उनमें से सबसे पहला होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, आप कह सकते हो इसको स्थिर वैद्युतिकी। ध्यान रखना, इसी को हिंदी में बोला जाता है स्थिर वैद्युतिकी। ओके, इसके बाद अगला चैप्टर होगा करंट एंड रेजिस्टेंस। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार वो इसी चैप्टर में पूछे गए थे, करंट एंड रेजिस्टेंस के साथ। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व रहा दूंगा पिछले बार के। इसके बाद अगला जो चैप्टर होगा इसमें वो पढ़ना होगा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म भी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट होता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, एक हल्का फुल्का ही मैग्नेटिज्म पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अभी जब ग्रुप डी की परीक्षाएं हुई थी तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैग्नेटिज्म के थे, जबकि उससे पहले जितनी भी बार ग्रुप डी की परीक्षा हुई एक भी बार मैग्नेटिज्म का सवाल नहीं आया, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा आ गया। तो ध्यान रखना, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में हमें ये 3 चैप्टर पढ़ने होते हैं और आज से हम लोग जो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युतिकी, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये लीजिए, तो पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब बच्चों इसमें जो सबसे पहली है आपको हेडिंग समझनी होती है, वो समझनी होती है कि भाई कूलाम का नियम क्या होता है। तो आप लोग कॉपी में हेडिंग डालना कूलाम्स लॉ, ठीक है, कूलाम्स लॉ। ठीक, स्टार्ट करते हैं बच्चों। कूलाम्स लॉ को समझने से पहले आपको 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा चार्ज, आवेश क्या होता है, ठीक है। तो जब भी कभी बात हम लोग कहते हैं कि भाई आवेश क्या है, तो याद रखना जो आवेश होता है जिसको आप चार्ज कहते हो, ये 2 तरह से हो सकता है, या तो वो धनावेश हो सकता है और या फिर ऋणावेश हो सकता है, धनावेश और ऋणावेश। और इन्हीं आवेशों के बीच बल काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी वैद्युत बल काम करता है। तो बच्चों कैसे बल काम करता है, अगर मेरे पास धनावेश और धनावेश है, ध्यान से एकदम सुनना, अगर मेरे पास धनावेश धनावेश है या फिर ऋणावेश और ऋणावेश है, तो बच्चों इन दोनों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल काम करता है। अगर आपने धनावेश या फिर धनावेश के बीच पूछा या फिर ऋणावेश और ऋणावेश के बीच पूछा, हमेशा इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करता है, यानी ये दोनों एक दूसरे को बच्चों प्रतिकर्षित करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। बहुत ध्यान से सुनना। बट अगर इसका उल्टा हो जाए, इसका उल्टा हो जाने का मतलब यह है कि एक धनावेश हो जाए एक ऋणावेश हो जाए, तो याद रखना अगर इनमें से एक तुम्हारा धनावेश हो गया और दूसरा बच्चों ऋणावेश हो गया, तो इनके बीच में हमेशा जो बल काम करता है वो काम करता है आकर्षण बल। कौन सा, आकर्षण बल। आकर्षण बल का मतलब यह है कि दोनों के दोनों एक दूसरे को आपस में खींचेंगे, दोनों के दोनों एक दूसरे को आपस में खींचेंगे। तो आप लोग को सबसे पहले यह समझना है कि जो बल का नेचर है, बल की प्रकृति है, वो कैसी है। अगर दोनों धनावेश है यानी समान नेचर के हैं, तो ध्यान रखना इनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा, और अगर दोनों विपरीत नेचर के हैं तो एक दूसरे में बताइए कैसा बल काम करेगा, आकर्षण बल काम करेगा, ठीक है। अब कूलाम्स लॉ में क्या बोला गया था मैं वो समझा देता हूं, ये तो बात हो गई नेचर की, कॉपी में लिख लेना। अब कूलाम्स लॉ में क्या बोला गया था, कूलाम्स लॉ में ये बोला गया था कि सर अगर मेरे पास 2 आवेश है, उनमें से एक को हमने Q1 कह दिया बच्चों और दूसरे को Q2 कह दिया। अगर मेरे पास 2 आवेश है, इनमें से Q1 कह दिया, दूसरे को Q2 कह दिया, और बीच में देखिए कितनी दूरी पर रखे हैं, R दूरी पर रखे हैं, है ना। सर इनके बीच की दूरी R है और ये जो आवेश रखे हैं ये कहां पर रखे हैं बच्चों, सर ये आवेश रखे हैं निर्वात में। कहां पर, निर्वात में, वैक्यूम में। तो वैक्यूम में लगे हैं तो इन दोनों के बीच में एक बल काम करेगा। अब कैसा बल होगा, अगर दोनों आवेश ना प्लस प्लस के हैं तो ये बल प्रतिकर्षण होगा,
अगर मैंने आकर्षण बल लगाया है, इसका मतलब इनमें से एक तुम्हारा प्लस होगा बच्चों और दूसरा कैसा होगा माइनस। समझ रहे हैं ना बात को? तो इन दोनों के बीच में फोर्स काम करता है। तो कूलाम्स लॉ में यही बात बताई गई थी कि जब दो आवेश मेरे पास होते हैं, मेरे पास जब दो आवेश Q1 Q2 होते हैं तो उन दोनों के बीच में एक बल काम करता है जिसे आप वैद्युत बल कहते हैं। यह बल हमारा आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी, यानी अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। अब कूलाम्स लॉ में यह बोला गया था कि ये जो हमारा वैद्युत बल काम करेगा, दैट मींस इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, ये जो हमारा वैद्युत बल काम करेगा बच्चों, वैद्युत बल F, तो ध्यान रखना ये जो वैद्युत बल होता है ये दोनों आवेश की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती, Q1 Q2 के समानुपाती, और बीच की दूरी r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी r² के व्युत्क्रमानुपाती। सर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई r² होता है। समझ में आ रहा? सर Q1 Q2 बटे r² होता है, चलो समझ में आ गया। और जैसे बच्चों ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना होता है। सर वो कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आगे क्या हो जाता है? सर आगे हो जाता है Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। तो यही तुम्हारे वैद्युत बल का फॉर्मूला है, यही तुम्हारे वैद्युत बल का फॉर्मूला है। तो याद रखना बच्चों, कूलाम्स ने कहा था कि वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। ठीक है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला कहां पर वैलिड है? कह देना ये वाला फॉर्मूला वैलिड है निर्वात के लिए, यानी जब कोई माध्यम ना हो। ये कहां के लिए वैलिड है? सर ये निर्वात के लिए वैलिड है। अच्छा, यहां पर एक टर्म आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं बता दूं ये जो टर्म आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान क्या होता है? तो कह देना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹ होता है। कितना होता है? 9 × 10⁹ होता है। ओके, और अगर मैं मात्रक की बात करता हूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की मात्रक की बात हो रही है, तो ऐसे जाएगा तो यह मात्रक हो जाएगा न्यूटन ऊपर, मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा r² और कूलाम स्क्वायर नीचे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹। मात्रक हो जाएगा देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर और Q1 Q2 नीचे यानी कूलाम स्क्वायर। ठीक है, चलेगा इतना। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है आपने ये तो बता दिया कि हमारा वैद्युत बल का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r² है, यही तुम्हारा कूलाम नियम है। और कूलाम नियम में जो वैद्युत बल आता है ये ध्यान रखना एक असंपर्क बल होता है। क्यों सर ये असंपर्क बल है? क्योंकि आप देखिए इन दोनों आवेश को संपर्क में होने की जरूरत नहीं है, नॉन कांटेक्ट हैं, फिर भी देखिए बल काम कर रहा है। यह हमारा एक असंपर्क बल होता है। ठीक है, तो फॉर्मूले से साफ साफ पता चल रहा है कि जो भी हमारा वैद्युत बल होता है वो Q1 Q2 के समानुपाती और r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी r बढ़ा दोगे बल कम हो जाएगा। समझे ना बात को? अब यहीं पर ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि माध्यम में ये बल क्या हो जाता है। बच्चों ध्यान रखना, जब भी कभी हम लोग कोई माध्यम लेते आएंगे, माध्यम में यानी मीडियम में, जब भी कभी मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम के लिए यही वैद्युत बल का फॉर्मूला हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये K हो जाता है, यहां पर एक K लग जाता है बस। K तो बोलते हैं परावैद्युतांक। K तो क्या बोला जाता है? सर K तो बोला जाता है परावैद्युतांक। ओके, तो जब भी कभी आपसे ये बल मीडियम में पूछा जाए, किसी माध्यम में पूछा है, भाई निर्वात के लिए ये, माध्यम में ये, तो यहां पर K लग जाता है। ठीक है, होता क्या है निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए K का मान 1 के बराबर होता है, और जब K 1 के बराबर हो जाता है तो यहां K1 तो हटा देते हैं, है ना। मैं लिख भी देता हूं कि स्टेट को क्या कहते हैं। तो स्टेट को बोला जाता है किसी माध्यम का परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, ओके, तो ध्यान रखना इसे बोला जाता है परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंग्लिश में बोला जाता है ना। सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जल का होता है। जल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाता है? 81 होता है। बात समझो, अगर यही जो है मटेरियल का होता, मटेरियल का मतलब धातुओं का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K बराबर सर इनफाइनाइट हो जाता है,
तो वो सब याद करने की जरूरत नहीं है, वो सब आपके सिलेबस में नहीं आएगा। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हाँ कूलाम्स लॉ क्या होता है और कूलाम्स लॉ से एप्लीकेशन कैसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं कूलाम्स लॉ के आगे। बच्चों जब भी कभी बात आवेश की जाएगी तो आवेश से रिलेट करने वाली हेडिंग एक आती है विद्युत क्षेत्र। अच्छा, आपके एग्जामों में देखो, अभी जब परीक्षाएं हुई थी ग्रुप डी की, तो एक बहुत साधारण सा क्वेश्चन पूछा गया था। देखो मैं उस क्वेश्चन को बता दूं, हमेशा इस बात को याद रखना। जैसे कि हमारे पास ये कोई आवेश है, बहुत ध्यान सुनना, और ये आवेश कैसा आवेश है सर? ये स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश है। बहुत ध्यान से एक बात सुनना। मान लीजिए मेरे पास कोई स्थिर आवेश है, जब भी कभी आवेश स्थिर होगा, जब भी कभी आवेश कैसा होगा बच्चों? स्थिर होगा, तो हमेशा याद रखना स्थिर आवेश हमेशा आपको वैद्युत क्षेत्र देगा। क्या देगा? वैद्युत क्षेत्र। जबकि इसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र हमेशा 0 होता है। स्थिर आवेश हमेशा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, इसलिए तो बोला गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना? स्थिर वैद्युतीय यानी स्थिर आवेश जो है हमेशा क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ई का मतलब यहां पर क्या है बच्चों? सर ई का मतलब यहां पर वैद्युत क्षेत्र, और बी का मतलब क्या है? सर बी का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र। तो हमेशा इस बात को याद रखना, स्थिर आवेश हमेशा क्या उत्पन्न करता है? सर स्थिर आवेश हमेशा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब ठीक है, अब देखो इसके बाद आ जाएगा गतिमान आवेश क्या करता है? गतिमान आवेश। तो बच्चों जब भी कभी आवेश गतिमान होगा, कोई भी आवेश गतिमान होगा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है, प्रोटॉन चल रहा है, आवेश गतिमान है, तो बच्चों जब भी कभी आवेश गतिमान होगा तो वो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, मतलब दोनों उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो आवेश जब भी कभी गतिमान होगा तो याद रखना विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। लेकिन ये गतिमान जो है, ये गतिमान आवेश कांस्टेंट वेलोसिटी से साथ चलना चाहिए। कैसे? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, फिर अगर एक तीसरा टेस्ट सुनिए, तीसरा टेस्ट होता है कि गतिमान आवेश हो, गतिमान आवेश हो, है ना, लेकिन इस बार एक्सेलेरेशन के साथ हो, मतलब वेलोसिटी बदल रही हो, वेलोसिटी बदल रही हो, ऐसा लिख लीजिए, वेलोसिटी बदल रही हो। मतलब यहां पर एक्सेलेरेशन 0 है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और यहां पर वेलोसिटी बदल रही है यानी एक्सेलेरेशन 0 नहीं है। तो गतिमान आवेश तो है यहां पर, लेकिन एक्सेलेरेशन के साथ गति कर रहा है, त्वरण के साथ गति कर रहा है, और यहां पर त्वरण 0 है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ गति कर रहा है। तो जब भी कभी गतिमान आवेश त्वरण के साथ गति करता है बच्चों, मतलब उसमें एक्सेलेरेशन भी होता है, तो वो तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र भी लेके आता है। वो क्या लेके आता है? सर वो वैद्युत क्षेत्र भी लेके आता है, वो चुंबकीय क्षेत्र भी लेके आता है, और सर वो एक तीसरी चीज और लेके आ जाता है, वो तीसरी चीज होती है ऊर्जा। और तभी तो जब भी कभी आवेश गतिमान होगा और वो भी त्वरण के साथ गतिमान होगा, यानी त्वरित गतिमान आवेश होगा, तो हमेशा वो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ऊर्जा तीनों लेके आता है। बस इसी कंडीशन में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होने की शर्त यही है कि विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ऊर्जा तीनों उत्पन्न होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब आवेश गतिमान होगा और वो भी त्वरित। ठीक है, तो बच्चों आप चाहे यहां पर लिख सकते, आवेश स्थिर होगा तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र 0, और इस कंडीशन में ऊर्जा भी क्या होगी? 0। आवेश गतिमान होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा बच्चों, और परंतु इस वाली कंडीशन में ऊर्जा क्या होगी? 0। लेकिन अगर आवेश त्वरित गति से गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, ऊर्जा भी उत्पन्न होगी, और इसी कंडीशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बच्चों ये तो बात हो गई जो हमारे एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात से याद रखना। ठीक है, अब मैं मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्षेत्र आपको मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अभी तो हम वैद्युत क्षेत्र को पढ़ ले। आप सुनो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है। सर वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा ये होती है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई ये आवेश है, मान लीजिए मैंने ये धन आवेश बना दिया, तो धन आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र, ध्यान से सुनिएगा, धन आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र, जैसे कि इससे मैं स्मॉल r दूरी पर एक
कोई भी पॉइंट रख लूं, मान लीजिए पॉइंट P मैंने मान लिया, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह बल क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह बल क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर, जैसे कि मैं इसमें कोई अन्य आवेश रख दूं और उस अन्य आवेश को मैंने 1 कूलाम बोल दिया, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह बल क्षेत्र जिसमें एक अन्य आवेश रखने पर वह एक वैद्युत बल का अनुभव करता है। सर उस वैद्युत बल का अनुभव करता है, बस उसी क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? सर विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा ही होती है, क्या परिभाषा होती है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर एक अन्य आवेश रखने पर वह एक विद्युत बल का अनुभव करता है, सर उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक अन्य आवेश रखने पर, है ना। अब वो विद्युत बल कैसा हो सकता है? या तो इन दोनों के बीच आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण। ये धन है वो भी धन है, प्रतिकर्षण बल होगा। ये धन वो ऋण, आकर्षण होगा। समझो बात को। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह बल क्षेत्र जिसमें एक अन्य आवेश रखने पर वह एक वैद्युत बल का अनुभव करता है, सर उसी क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, वैद्युत क्षेत्र के आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं। पहला फॉर्मूला कि आवेश से अगर r दूरी पर तुम्हें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है, तो वैद्युत क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आगे हो जाता है Q/r²। एक तो ये वाला फॉर्मूला याद करना है कि वैद्युत क्षेत्र निकालने का ये वाला फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र। अब बच्चों एक और फॉर्मूला याद करना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। E बराबर होता है बल F/Q, बल F/Q। एक वाला फॉर्मूला भी याद रखना, हालांकि नीचे वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र को E से शो करते हैं। वैद्युत क्षेत्र को किससे शो करते हैं? तो कह देना वैद्युत क्षेत्र को सर E से शो करते हैं, E से। अब बच्चों वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, इसलिए मैंने E के ऊपर क्या लगा दिया? वेक्टर। वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है, इसलिए E के ऊपर वेक्टर। ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर कोई पूछे कि वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है तो कह देना बच्चों वैद्युत क्षेत्र एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। चलो मात्रक बताइए। ऊपर हो गया F मतलब न्यूटन, नीचे हो गया आवेश मतलब कूलाम। तो बच्चों न्यूटन पर कूलाम ये तुम्हारे वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। अब देखो एक परिभाषा तो ये है कि किसी आवेश के चारों ओर का वह बल क्षेत्र जिसमें एक अन्य आवेश रखने पर वह एक वैद्युत बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और दूसरी एक और परिभाषा भी होती है। कौन सी परिभाषा? कि इकाई कूलाम पर या 1 कूलाम आवेश पे लगने वाला वैद्युत बल। ठीक है। तो 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज वो भी हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। या फिर मैं हिंदी में लिख देता हूं आप लोगों को, इकाई आवेश में लगने वाला वैद्युत बल। आप ऐसा लिख लीजिए, इकाई आवेश में लगने वाला वैद्युत बल। ओके। तो इकाई आवेश में लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, इकाई आवेश में लगने वाला वैद्युत बल, सर उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर मिल सकता है आपको, बस इतना याद रखिए। अब मैंने दोनों फॉर्मूले बताए, F/Q वाला और ये दोनों आपको याद रखने। बाकी आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार ये वाली कंडीशन पूछी रही, इनको तो याद रखिए। ठीक है। अब जैसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र पढ़ लेते हैं बच्चों, तो वैद्युत क्षेत्र के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग आती है, इसको बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। जैसे चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना, सेम तरीके से वैद्युत बल रेखाएं होती है। सर वैद्युत बल रेखाएं क्या है मैं बताता हूं। तो देखो ध्यान सुनना, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा धनावेश है ना, और ये मेरा क्या है बच्चों? सर इसे मैंने मान लिया ये मेरा ऋणावेश है। तो होता क्या है कि धनावेश के चारों ओर भी विद्युत क्षेत्र होगा, ऋणावेश के चारों ओर भी विद्युत क्षेत्र होगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए हम लोग वैद्युत बल रेखाएं खींचते हैं। ये बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं और ये रेखाएं हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। देखो कैसे, जब भी कभी आपके पास धनावेश और ऋणावेश होगा तो हमेशा वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकल के कहां की ओर जाएंगी? सर धनावेश से निकल के ऋणावेश की ओर जाएंगी।
धनावेश से निकलते कहां की ओर जाएंगी, ऋणावेश की ओर जाएंगी। ठीक है, ऐसे। तो धनावेश से निकलते ऋणावेश की ओर निकलते जाएंगी। तो अगर ये तुम्हारी वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये जो रेखाएं हैं ये कैसी हैं सर, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो बच्चों हमेशा इस बात को याद रखना, वैद्युत बल रेखा के किसी एक बिंदु पर अगर आपने स्पर्श रेखा खींच दी, किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दी, किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दी, तो बच्चों ये जो स्पर्श रेखा खींची जा रही है ये उस बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा बता देती है। वैद्युत क्षेत्र की क्या बताती है, दिशा। तो किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वह बल रेखाएं, किसी आवेश के चारों ओर खींची गई वह बल रेखाएं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, टेंजेंट स्पर्श रेखा, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बता देती है सर, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, परिभाषा देख लीजिए एक बार। एक विद्युत क्षेत्र में काल्पनिक रेखा या कर्व जो विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है कि स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बता दे, है ना। वही बात है जो मैंने अभी बोली, आप चाहो तो मेरी भाषा ही लिख लो, वो मेरा याद है ये ऐसा ही लिखा हुआ है। सुनना फिर से कि किसी आवेश के चारों ओर, किसी आवेश के चारों ओर वह रेखाएं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है सर, उसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। वैद्युत बल रेखाएं हमेशा धनावेश से निकलेगी, ऋणावेश में प्रवेश करेगी, है ना। दूसरी बात यह है कि ये कभी ऋणावेश से धनावेश नहीं होती। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो नॉर्थ पोल से निकल के ऐसे साउथ पोल में जाती है और वापस से साउथ पोल से नॉर्थ पोल आती है। हाँ, लेकिन वैद्युत बल रेखाएं एक बार धनावेश से निकल गई तो वापस से ऋणावेश से धनावेश नहीं आती। मैं बताता हूं कैसे, देखो इधर सुनो। आपने सुना है होगा ये बात। अगर बात चुंबक की करते तो चुंबक में ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। चुंबक में क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं और इस तरीके से घूम के साउथ पोल में जाती हैं। लेकिन जब वो साउथ पोल में जाती है तो चुंबक के अंदर वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल हो जाती है, चुंबक के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल हो जाती है ऐसे। तो हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं एक क्लोज कर्व बनाती है। कैसा बनाती है बच्चों, चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एक क्लोज कर्व बनाती है, क्लोज कर्व, बंद कर्व बनाती है। देखो बंद हो रही ना, लेकिन ये क्लोज कर्व नहीं बनाती, यानी ये कैसा कर्व बनाती है, ये सर ओपन कर्व बनाती है। ये बहुत बारीक अंतर है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये बल रेखाएं ओपन कर्व बनाती है, वैद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं क्लोज कर्व बनाती है। ठीक, आगे बात करते हैं और देखते हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो वैद्युत बल रेखाओं की अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी, है ना। तो बच्चों प्रॉपर्टी में जैसे चुंबकीय बल रेखाओं की प्रॉपर्टी होती है, सेम तरीके से वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए क्या है, क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। मैं एक एक पॉइंट को समझाता रहूंगा, आप कॉपी में लिखते रहिए। जो हमारा वैद्युत बल रेखाएं होती हैं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। बहुत ध्यान से सुनना, जैसे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये मैंने बनाई, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सर ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट देती हैं तो कटान बिंदु पर देखिए सर, कटान बिंदु पर देखिए दो स्पर्श रेखा खींच जाएंगी और दो स्पर्श रेखा खींच जाने का मतलब यह है कि वैद्युत क्षेत्र के दो मान आ जाएंगे, वैद्युत क्षेत्र के दो मान आ जाएंगे। तो किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के दो मान कभी भी संभव नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। तो कभी भी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। कोई पूछे क्यों नहीं काटती, कह देना अगर एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींच जाएगी। किसी एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींचना मतलब दो दिशा आना अर्थात दो मान आना, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर कट, एक दूसरे को काटती नहीं है। ऑप्शन नंबर ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखिए, क्षेत्र रेखाएं आवेश की सतह के लंबवत होती है। मतलब कहने का पता क्या है, क्षेत्र रेखाएं आवेश की सतह के लंबवत होती है। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने ये धनावेश बनाया, ऐसे, तो क्षेत्र रेखाएं जो निकलेगी ना
वो हमेशा आवेश की सतह के कैसे निकलेगी, लंबवत निकलेगी। मतलब ये है कि क्षेत्र रेखाएं स्टे परपेंडिकुलर, आवेश की सरफेस के परपेंडिकुलर 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 लंबवत निकलेगी। देखिए तो ये मैंने क्षेत्र रेखाएं निकाली और क्षेत्र रेखाएं देखिए आवेश की सतह के कैसे लंबवत है। मतलब ये सारी रेखाएं सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सारी रेखाएं सही है। तो क्योंकि ये सारी रेखाएं आवेश की सतह के कैसे निकल रही हैं सर, परपेंडिकुलर निकल रही हैं। थोड़ा आप देखिए, लेकिन अगर मैंने ये रेखाएं ऐसे निकाल दी होती, अगर मैं ये रेखाएं ऐसे निकाल दिया होता कि चलो भाई ऐसे निकल जाओ, अब तुम ऐसे निकल जाओ, या फिर कुछ ही तरह से कुछ भी मतलब निकाल देता, ऐसे निकाल देता, तो ये सब गलत हो जाता, ये सब गलत हो जाता। तो क्षेत्र रेखाएं जब भी कभी निकलती हैं वो आवेश की सतह के कैसे निकलती है, परपेंडिकुलर। चूंकि ये धनावेश है तो धनावेश से हमेशा बाहर निकलती है, धनावेश से हमेशा कैसे निकलती है, बाहर। लेकिन अगर यही हमारा कैसा आवेश होता बच्चों, अगर ये होता तुम्हारा ऋणावेश, मान लीजिए ये धनावेश ना होता सर, ये कैसा होता सर, ये होता ऋणावेश -q। तो ऋणावेश होने की कंडीशन में ये बल रेखाएं इससे दूर नहीं जाती बल्कि अनंत से इसके पास आती हैं, ऐसे। तो आप कह सकते हो कि जो भी हमारी वैद्युत बल रेखाएं हैं वो धनावेश से दूर जाती हैं, धनावेश से दूर जाती है और ऋणावेश के पास आती है। ठीक है, ऋणावेश के पास आती है। हाँ, धनावेश से दूर जाएगी तो दूर कहां जाएगी, अनंत में, और ऋणावेश में आती है तो कहां से आती है, अनंत से। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो बच्चों क्षेत्र रेखाएं आवेश की सतह की हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर, कभी भी तिरछा नहीं होगी। कभी भी ये क्षेत्र रेखाएं यहां से निकलेगी तो ऐसे नहीं निकलेगी, गलत हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं बनेगा। समझे ना बात को। चलो अगला पॉइंट देखिए, आवेश का परिमाण और क्षेत्र रेखाओं की संख्या एक दूसरे के समानुपाती होती है। आवेश का परिमाण और क्षेत्र रेखाओं की संख्या एक दूसरे के समानुपाती होती है। मैं बताता हूं, इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास ये 2 कूलाम का आवेश रखा है, 2 कूलाम का आवेश है, और 2 कूलाम का आवेश जो है ना, ध्यान से सुनना, 2 कूलाम का जो आवेश है सर, ये आवेश से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या 4 है। मैंने 4 दिखाई, कितनी दिखाई, 4। अब अगर यही कूलाम का आवेश 4 कूलाम का आवेश होता, मतलब आवेश का मान बढ़ जाता बच्चों, तो आवेश का मान बढ़ जाता तो इसका मतलब इससे फिर 4 बल रेखाएं नहीं बल्कि डायरेक्ट इससे 8 बल रेखाएं बाहर निकलती। समझिए। तो तीसरा वाला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि आवेश का परिमाण और क्षेत्र रेखाओं की संख्या एक दूसरे के समानुपाती होती है। मतलब तीसरे वाले पॉइंट का ये कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत बल रेखाएं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, यानी आवेश। जितना ज्यादा आवेश होगा सर, उससे निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या उतनी ज्यादा होगी। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अगर आवेश 5 कूलाम है तो बल रेखाओं की संख्या कम होगी, 10 कूलाम में ज्यादा होगी। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है कि जितना ज्यादा आवेश उतना ही बल रेखाओं की संख्या होगी। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट सुनिए, क्षेत्र रेखाओं का प्रारंभ बिंदु धनात्मक आवेश पर होता है। अरे प्रारंभ बिंदु धनात्मक आवेश पर ही तो है, क्यों, क्योंकि यहीं से तो निकल नहीं है। ऑरिजिन कहां है, तो कह देना इनका ऑरिजिन तो धनावेश है, इसलिए बोला है कि प्रारंभ बिंदु हमेशा कौन सा होता है बच्चों, तो कह देना प्रारंभ बिंदु होता है धनावेश। और अंतिम बिंदु कौन सा होता है, कह देना अंतिम बिंदु होता है ऋणावेश, क्योंकि ऋणावेश में आके मिलती हैं। तो वही अगला पॉइंट लिखा हुआ है, क्षेत्र रेखाओं का प्रारंभ बिंदु धनावेश पर होता है और ऋणावेश पे आके समाप्त होती है, अर्थात अंतिम बिंदु ऋणावेश होता है। ठीक है, अगला देखिए, क्षेत्र रेखाओं के अनंत पर आरंभ या समाप्त होने के लिए, क्षेत्र रेखाओं के आरंभ या समाप्त होने के लिए मैं बताता हूं। देखो, जैसे कि धनावेश से बल रेखाएं निकली, तो जो धनावेश से बल रेखाएं निकल रही ना बच्चों, वो निकलना तो देखो कहां से हुआ, निकलना हुआ है धनावेश से, लेकिन समाप्त कहां हो रहा है, कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा है अनंत में जाके। आसपास अगर ऋणावेश नहीं है, आसपास ऋणावेश नहीं है तो समाप्त कहां होगा, अनंत में। सेम तरीके से यहां सिंगल अगर ऋणावेश है तो निकलना यानी प्रारंभ होगी इनफाइनाइट से
और समाप्त हो रही है ऋण आवेश पे। तो अनंत पे ध्यान से सुनना, अनंत पे हमारा समाप्त भी हो सकता है और अनंत से प्रारंभ भी हो सकता है। ये कब होगा? जब आवेश सिंगल होगा। ठीक है, तो वही बात लिखी हुई है। देखो, क्षेत्र रेखाओं के अनंत पर आरंभ या अनंत से समाप्त होने के लिए, अनंत पर समाप्त होने के लिए एक ही आवेश का उपयोग किया जाना जरूरी है। ठीक है, तो एक ही आवेश होगा, एक ही सिंगल आवेश होगा तो अनंत पे समाप्त भी हो सकता है और सिंगल आवेश होगा तो अनंत से प्रारंभ भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों आवेश होंगे तो ना भाई ना, अनंत पर समाप्त और प्रारंभ नहीं मिलेगा, क्योंकि एक से निकलेगा तो दूसरे में चला जाएगा, जैसा कि वाला डायग्राम दिखाई दिया, ये देखो। ठीक है, अब यहां अनंत का क्या काम? कोई काम नहीं ना। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट आपको बताए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद हो जाने चाहिए भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट। अभी जब ग्रुप डी की परीक्षाएं होती तो आप देखिए चुंबकीय बल रेखाओं से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बच्चों ध्यान रखना, कहीं से कुछ भी आ सकता है, इसलिए हर एक चीज को आपको कायदे में पढ़ना है। ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, एकदम कायदे के साथ सुनिए जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखो एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि मान लीजिए मेरे पास ये मैंने कुछ बल रेखाएं खींची, वैद्युत बल रेखाएं खींची, ये मैंने कुछ वैद्युत बल रेखाएं खींची, फिर मैंने आपको यहां पर एक सेक्शन बनाया, एक सेक्शन यहां बनाया। यहां पर मैंने कह दिया कि वैद्युत क्षेत्र E1 है, यहां पर मैंने कह दिया वैद्युत क्षेत्र E2 है। ओके, तो जब भी कभी हमारे पास वैद्युत बल रेखाएं खींच दी जाए, कहीं पर वैद्युत क्षेत्र E1 तो कहीं पर E2 कहा जाए, तो आपको फिर यह देखना होता है कि जहां पर बल रेखाएं पास पास होती है वहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है। अब मुझे बताओ E1 और E2 में से कहां पर बल रेखाएं पास पास है? तो कहना E1 और E2 में से E1 पे बल रेखाएं पास पास है तो E1 ज्यादा होगा, E2 तुम्हारा कम होगा। ओके, तो आप एक पॉइंट और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, अगला वाला पॉइंट ये लिखना कि जहां पर वैद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं, जहां पर वैद्युत बल रेखाएं सघन होती है, सघन, वहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, और जहां पर वैद्युत बल रेखाएं विरल होती हैं, विरल मतलब दूर दूर, है ना, विरल होती है, वहां पर वैद्युत क्षेत्र कम होता है। तो जहां सघन होगी वहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, जहां विरल होगी वहां पर कम होगा। ठीक है, जहां डेंस होगी, इंग्लिश में बोल देता हूं, वहां पर ज्यादा होगा, जहां पर रेयर होगी वहां पर कम होगा। ओके, तो ये लगभग 6-7 पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमारे वैद्युत बल रेखाओं से पूछे जाते हैं, याद रखना है। ठीक, चलो अब अगली हेडिंग देखिए, नेक्स्ट हेडिंग, इसको बोलते हैं हम लोग विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमें ज्यादा अंदर नहीं जाना, बस सीधा सीधा आप याद रख लो कि अगर मेरे पास दो बिंदु है, एक बिंदु A है और बच्चों दूसरा बिंदु B है, एक बिंदु A है दूसरा बिंदु B है, और किसी आप आवेश को, कोई भी आवेश ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए एक Q आवेश है, प्लस Q आवेश है, उस आवेश Q को A से हम कहां की ओर ले जा रहे हैं? B की ओर ले जा रहे हैं, A से कहां की ओर? B की ओर। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी विभवांतर होगा, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब विभवांतर होगा बच्चों A और B के बीच में, है ना, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है आवेश Q को A से B में ले जाने के लिए किया गया कार्य और आवेश, इन दोनों का अनुपात होता है। इन दोनों का क्या होता है बच्चों? अनुपात होता है। अब मैं परिभाषा भी दे दूं, परिभाषा दे दूं, डेफिनेशन ये होती है कि मेरे पास, बहुत ध्यान से सुनना, विद्युत आवेश की परिभाषा क्या होती है। तो विद्युत आवेश की परिभाषा ये होती है कि अगर कोई आवेश को A से B की ओर ले जाते हो तो ले जाने में किया गया कार्य और आवेश का अनुपात विद्युत विभव कहलाता है या विभवांतर कहलाता है। तो इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना, एक बिंदु अनंत ले लोगे तो अनंत लेने पर ना वहां पर विभव 0 हो जाता है, जिसकी वजह से फाइनल यही आ जाता है। ठीक है, मैं बताता हूं, देखो डेल्टा V को अभी हम लिख सकते हैं, डेल्टा V को अभी हम लिख सकते हैं, A से B ले जाना है, इसलिए VB माइनस VA, है ना। फिर हमें अनंत से लाना होता है, तो अनंत से लाना होता है, एक अनंत बन जाता है, तो अनंत पे विभव हमेशा 0 होता है, तो फाइनल वहां का विभव पता चल जाता है। दोनों परिभाषा होती है, किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। जब अनंत से लाओगे तो उस बिंदु पर विभव होगा, लेकिन अगर विभवांतर चाहिए A से B तक का, दो बिंदु सर्टेन है,
तो ध्यान रखना डेल्टा V बराबर W बटे Q लगेगा। सर W का मतलब क्या होता है? W का मतलब होता है जूल, और Q का मतलब क्या होता है? सर Q का मतलब आवेश यानी कूलाम। तो जूल पर कूलाम ये तुम्हारा विद्युत विभव या विभवांतर का वो है, मात्रक है। ठीक है, अब इसके बारे में 2 पॉइंट याद रखिए। पहला पॉइंट सुनिए क्या है बच्चों। पहला पॉइंट होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यानी वैद्युत क्षेत्र होता है, वो एक सदिश राशि होता है। वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि होता है बच्चों? सदिश राशि। जबकि वैद्युत विभव, हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये कैसी राशि है? तो कह देना ये सर स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर। ठीक है, जबकि वैद्युत क्षेत्र सदिश और वैद्युत विभव स्केलर होता है, और इन दोनों के बीच में एक संबंध भी होता है। E और V के बीच में बच्चों एक रिलेशन भी होता है, याद रखिएगा। जब भी कभी E और V के बीच में रिलेशन दिया जाए तो E बराबर होता है माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा H। E बराबर संबंध होता है माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा H। ओके, तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर माइनस का डेल्टा V अपॉन डेल्टा H। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र का मैंने मात्रक थोड़ी देर पहले आपको बताया था, याद करिए, न्यूटन प्रति कूलाम। याद है ना भाई, F बटे Q था, ये W बटे Q है। न्यूटन प्रति कूलाम बताया था मैंने आपको। बच्चों यहां पर वैद्युत क्षेत्र का एक दूसरा मात्रक मिलने वाला है, ऊपर हमारा वोल्ट हो जाएगा और वोल्ट प्रति मीटर। देखो जूल प्रति कूलाम को हम लोग, ये वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक है, तो जूल प्रति कूलाम को हम एक और नाम से जानते हैं, वोल्ट। ठीक है, तो विभवांतर या विभव की यूनिट जूल प्रति कूलाम होती है, और जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट कहते हैं। सर वैद्युत क्षेत्र का एक दूसरा मात्रक मिल गया हमें, वोल्ट प्रति मीटर। न्यूटन प्रति कूलाम पहले से था भाई। E बराबर फॉर्मूला क्या था? F बटे Q, और F बटे Q से पहला मात्रक था न्यूटन प्रति कूलाम, दूसरा मात्रक पता चल गया वोल्ट प्रति मीटर। तो इनमें से कोई भी यूनिट पूछी जाए तो वो दोनों की दोनों यूनिट आपको याद रखनी है। ठीक है, तो वैद्युत विभव के बारे में ध्यान रखना, ये एक अदिश राशि होती है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है। छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है जो आपको क्लियर होना चाहिए। बताइए यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब इसके बाद आज के लेक्चर में ये हमारी लास्ट हेडिंग होगी। हेडिंग डालना सब लोग, इसको बोलते हैं हम लोग विद्युत धारा तथा आवेश। सर विद्युत धारा और आवेश क्या होता है इसको भी बता दीजिए, करंट और चार्ज क्या है। सुनिए ध्यान से, जैसे कि मैंने आपके सामने ये कोई रॉड बनाई, मान लीजिए ये कोई कांच की छड़ है, तो बच्चों होता क्या है कि जब हम कांच की छड़ को किसी पदार्थ से घिसते हैं ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन या तो उस पदार्थ में चले जाएंगे या तो उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। समझो बात को, तो इलेक्ट्रॉन का इधर उधर आना ही सर ये क्या कहलाता है? सर यही हमारा आवेश है। मैं परिभाषा पढ़ देता हूं फिर मैं समझाता हूं, ध्यान सुनना। जब दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं यानी घिसते, तो उनमें हल्के वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। आकर्षित करने का यह गुण विद्युत आवेश के कारण आता है। अब विद्युत आवेश के कारण क्यों आता है? अगर हमने कांच को किसी अन्य पदार्थ के साथ घिस दिया तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से उसमें धनावेश या ऋणावेश आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो धनावेश आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ गया तो ऋणावेश। उससे क्या होता है कि हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है बच्चों, और यह गुण इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से आया। तो मान लीजिए थोड़े देख लिए कि अन्य पदार्थ से जब आपने इसे घिसा तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए? n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। तो n को मैंने बोल दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? n। अच्छा, 8 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? कह देना 8 इलेक्ट्रॉन का आवेश E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 8 इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है E, और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? n। तो बच्चों अगर मैं पूछूं कि बताइए चार्ज क्या होगा यानी आवेश क्या होगा, बताइए कितना आवेश होगा? तो कह देना आवेश तो हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन का E, n इलेक्ट्रॉन का n। तो ध्यान रखिएगा आवेश की जो मात्रा आ गई वो आ गई Q बराबर Ne। तो जब भी कभी हमें किसी भी सिस्टम में आवेश निकालना होगा कि बताइए उसमें कितना आवेश आ चुका है, तो आप Q बराबर n इंटू E लगाएंगे। n होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
और ई क्या होगा सर, ई तो एन होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई होगा 8 इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, फिर आवेश का अगर कोई मात्रक पूछे कि क्यू का मात्रक क्या होता है तो कह देना क्यू का मात्रक होता है बच्चों कूलाम, कूलाम। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है विद्युत धारा। धारा के बारे में बताइए। आप सुनिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई तार है, ये कोई वायर है, ये वायर है। अब इस वायर से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अगर इस वायर से क्या निकल रहे हैं सर, इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। ठीक है, तो 1 सेकेंड में अब इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं तो इसका मतलब क्या गुजर रहा है सर, इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो आवेश गुजर रहा है। कितना आवेश गुजर गया, n इंटू ई। तो अब मैं आपसे पूछूं कि धारा क्या होती है, क्या है वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो कहना इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है इकाई आवेश में, ध्यान से सुनना, इकाई समय में, इकाई आवेश में नहीं, इकाई समय में, इकाई समय में गुजरने वाला आवेश, इकाई समय में गुजरने वाला आवेश सर, यही वैद्युत धारा है, यानी I बराबर Q/T। परिभाषा क्या होती है धारा की, तो कह देना परिभाषा धारा की होती है इकाई समय में गुजरने वाला आवेश। ठीक है, मैं परिभाषा लिख देता हूं, इकाई समय में गुजरने वाला आवेश, इकाई समय में गुजरने वाला यानी निकलने वाला आवेश। तो इकाई समय में निकलने वाले आवेश की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं सर, वैद्युत धारा कहते हैं। इंग्लिश में भी सुन लीजिए, इसे क्या बोला जाएगा, चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। ओके, I बराबर Q/T। बच्चों अगर मैं मात्रक की बात करता हूं तो वैद्युत धारा I का जो मात्रक हो जाएगा, सबसे पहला मात्रक तो देखो यही हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति सेकेंड, मीटर नहीं, कूलाम प्रति सेकेंड। और कूलाम पर सेकेंड को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, एम्पियर से नाम से जानते हैं, धारा एम्पियर। ठीक है, तो कूलाम पर सेकेंड बोल दो या फिर एम्पियर। यहां से दो फॉर्मूले पता चले, एक तो Q बराबर NE आवेश निकालने का और दूसरा धारा निकालने का I बराबर Q/T। ठीक है, I का मान पता चला तो परिभाषा समझ में आ रही। देखो इलेक्ट्रॉन का गुजरना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का निकलना आवेश, समझो बात को, और इकाई समय में आवेश का गुजरना सर धारा, इस बात को याद रखिए। अब यहां पर क्या पूछा जाता है, तो यहां पर भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी आप सुनिए कि आपने सर ये कहा कि एक कूलाम, जो कूलाम है आवेश वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना आवेश है। तो एक कूलाम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है, एक कूलाम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो इसे मैं यहां लिख देता हूं, तुमसे पूछा जाए कि बताइए एक कूलाम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, एक कूलाम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो कह देना अगर एक कूलाम का आवेश चाहिए आपको तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻18। बच्चों जब आप इतने इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब कहीं जाके कितना आवेश मिलेगा आपको, तो कह देना तब कहीं जाके आपको मिलेगा 1 कूलाम का आवेश। तो 1 कूलाम के आवेश के लिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे। हम लोग ये मान निकाल सकते, ऐसा कुछ नहीं है, ये कहां से आया आप देख लो, चाहे इसको भी, है ना। जैसे कि आपको पता है, यहां मैं साइड बता देता हूं, Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई। कितना इलेक्ट्रॉन आवेश चाहिए, 1 कूलाम का आवेश, इलेक्ट्रॉन की संख्या चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये ई का मान है। यहां से इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे ना, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इतनी संख्या आ जाएगी, है ना। तो बच्चों ये उसका सोल्यूशन है, तो इसको आप डायरेक्ट कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि 1 कूलाम के आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकलना जरूरी है, तो कह देना 6.25 इंटू 10�18 इलेक्ट्रॉन निकलना जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों वैद्युत आवेश का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई, है ना। अभी अगले लेक्चर में तो मुझे धारिता वगैरह पढ़ानी है। ठीक है, तो इसको आप प्रॉपरली नोट्स बना लेना। पहले मैंने आपको कूलाम का नियम पढ़ाया, फिर वैद्युत क्षेत्र के बारे में बताया, बलरेखाएं बताई, बलरेखाओं की प्रॉपर्टी बताई, विद्युत विभव बताया,
विद्युत धारा और आवेश बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो बच्चों यहां से लेक्चर नंबर 1 खत्म होता है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का। अभी बहुत बड़े बड़े टॉपिक आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी आप सब लोग कमेंट जरूर कर देना, मतलब अपना फीडबैक दे देना, रेटिंग जरूर कर देना, और इसकी PDF आपको असाइनमेंट में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।